जैसे मेकर्स ने पहले ही प्रॉमिस किया था, वाइकिंग्स वल्हाला सीजन 3 इस फ्रेंचाइजी का आखिरी सीजन था। हालांकि आखिर तक भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई। कैरेक्टर्स को अपनी मंजिल का एहसास हो गया और उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाया, पर क्लोजर इनमें से ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिला। तो चलिए एक नज़र डालते हैं सीजन 3 के हर एक एपिसोड के इवेंट्स पर। ऐसे दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। वाइकिंग्स वल्हाला का तीसरा सीजन शुरू होता है दूसरे सीजन के इवेंट्स के 7 साल बाद, जहां हमने देखा कि किंग रोमानोस सिसिली के साइरक्यूस रीजन के सेराकियन फोर्ट्रेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की सेना एमिर, जो अरब का किंग था, उसके फोर्ट्रेस को तोड़ नहीं पाई। लीफ और हैरल किंग की मदद कर रहे थे और रोमानोस को उनकी एबिलिटीज पे बहुत भरोसा था। जब दोनों सेनाएं लड़ रही थी, तब राजा ने रियलाइज किया कि अगर वरांगियंस वहां नहीं होते तो वो बैटल में मर जाते। हैरल, लीफ और उनके लोग किंग का विश्वास जीत गए और किंग उनके प्रति बायस्ड होने की वजह से मेनियाकस को हैरल से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मेनियाकस उनकी सेना का सबसे डेकोरेटेड जनरल था और जब से हैरल्ड और लीफ आए थे, उससे इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। कॉन्स्टेंटिनोपल की सेना हर दिन भारी नुकसान झेल रही थी और तभी हैरल्ड और लीफ ने किंग से उन पर भरोसा रखने को कहा। रोमानोस ने उन्हें खुला हाथ दे दिया और मेनियाकस एक बार फिर अपने वरांगियन साथियों से इनसिक्योर और जेलस महसूस करने लगा। हैरल्ड और लीफ ने एक्सप्लोजिव्स का यूज करके उस कैसल पे कब्जा कर लिया, जो लीफ ने अपने हाथों से बनाई थी। ये रोमानोस के लिए एक ब्रेक थ्रू था और उसका विश्वास हैरल्ड की पोटेंशियल पर और भी मजबूत हो गया। इसी बीच जोम्सबर्ग में एक हीलर स्टिग आया और फ्रेडिस उनके नए लीडर से आके मिला। ये मिस्टीरियस आदमी दूर ईस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया तक ट्रैवल करके आया था और उसने बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज एक्वायर किया था। उसके पास मेडिसिनल हर्ब्स का काफी ज्ञान था। वो एक स्किल्ड फाइटर था और उसके पास बहुत सारे टैलेंट्स थे जो फ्रेडिस को भा गए। सीजन 3 के बिल्कुल शुरू से ही ये क्लियर था कि फ्रेडिस उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी और उन दोनों के बीच कुछ होने वाला था। मीनवाइल किंग कैन्यूट कॉन्स्टेंटिनोपल के रूलर की तरह एक मुसीबत भरी सिचुएशन में था, जहां उसे पोप की ब्लेसिंग्स चाहिए थी, लेकिन चीफ कार्डिनल के इंटरफेयर करने की वजह से वो डील नहीं कर पा रहा था। कैन्यूट डेनमार्क के सदर्न स्टेट्स को एनेक्स करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि पोप ने उसे 200 चर्चेस बनाने का ऑर्डर दिया था। कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट ये था कि कैन्यूट को पता था वो बिना पोप की मदद के इजीली स्टेट्स एनेक्स कर सकता है, तो 200 चर्चेस बनाना उसे फीजिबल नहीं लग रहा था। कैन्यूट के ब्रैश बिहेवियर ने कार्डिनल को इरिटेट किया, तो गॉडविन को इंटरवीन करना पड़ा और इशू को रिजॉल्व करना पड़ा। गॉडविन ने कार्डिनल को ब्राइब दिया और डील कंप्लीट की, लेकिन क्वीन एमा इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस डील पे उनका पति क्लियरली अपर हैंड नहीं रखते। कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा इन्वेशन के बाद सेराकियंस के किंग ने रोमानोस को चैलेंज किया कि वो अपनी आर्मी से एक आदमी भेजे जो उसके साथ एक 1-on-1 कॉम्बैट करे। उसने कहा कि इससे आगे के ब्लडशेड को प्रिवेंट किया जा सकता है। रोमानोस मान गया और फिर से उसने मेनियाकस के ईगो को हर्ट किया, हैरल को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजकर। हैरल ने कॉम्बैट में किंग अमीर को मार दिया। फैसला किया गया कि अमीर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन रोमानोस के कॉन्स्टेंटिनोपल वापस जाने के बाद मेनियाकस ने अपने असली रंग दिखाए। उसने लीफ के बनाए हुए एक्सप्लोजिव पाउडर्स का यूज करके वहां के सब इनोसेंट लोगों को मार दिया, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें भी शामिल थी। हैरल्ड और लीफ गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। इसी बीच जोम्सबर्ग में एक हॉरिबल ट्रेजेडी घटी, जब एक शादी के फीस्ट के बाद लोग बीमार पड़ने लगे। पहले लोगों ने सोचा कि इस पैंडेमिक के पीछे स्टिग का हाथ है, बाद में पता चला कि कच्चे से इंटेंशनली आटे में फंगाई मिलाया गया था, जिसकी वजह से पूरी सेटलमेंट में ये पॉइजन फैल गया था। रोम में क्वीन एमा की एडवाइस पे कैन्यूट ने पोप के साथ डील स्ट्राइक की और कार्डिनल को मार दिया, जिसने उनके लिए परेशानी खड़ी की थी। किंग कैन्यूट एमा के बेटों अल्फ्रेड और एडवर्ड से मिलता है और एडवर्ड के अंदर कितनी नफरत और एनिमोसिटी है उसका एक झलक भी उसे देखने को मिलता है।
एडवर्ड ने कन्यूट को अपने पिता का कातिल समझा और वो सिर्फ उसका गद्दी ही नहीं लेना चाहता था बल्कि उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन भी देखना चाहता था। एमा को अपने बेटे की नफरत के बारे में पता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके बारे में क्या करे। कन्यूट को पता था अगर उसने अपने सक्सेसर्स को एक दूसरे को मारने से रोकना है तो कुछ करना पड़ेगा। फ्रेडिस को एहसास हुआ कि जॉम्सबर्ग में वो लोग सेफ नहीं हैं। उसे पता था कि अगर कोई फंगी आटे में मिला सकता है तो वो जरूर उन पे अटैक भी कर सकते हैं। फ्रेडिस ने बहुत सारे लोगों को इस पॉइजन की वजह से खो दिया था और उसने एक्सपेक्ट किया कि दुश्मन उनके शोर्स पर जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसके लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेडिस ने जॉम्सबर्ग छोड़कर किसी और सेफ जगह जाने का फैसला किया ताकि अपने लोगों के लिए एक नया शेल्टर वो ढूंढ सके। एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट में जोई किंग रोमानोस की वाइफ हैरल के काफी करीब आ गई। उसने उसे क्लियरली बोला कि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। हैरल खुद को रोक नहीं पाया और एपिसोड 3 के एंड में दोनों इंटीमेट हो गए और सब बाउंड्रीज क्रॉस कर लिए। जोई ने हैरल से कहा कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल में उसके साथ रुक जाए और वो उसकी तरफ इतना अट्रैक्टेड था कि मना नहीं कर पाया। मैग्नस द गुड, ओलाफ का बेटा, जॉम्सबर्ग आया अपने पिता की मौत का बदला लेने के इरादे से। उसने कैटेगट के लोगों को मिसलीड किया था कि वो सिर्फ अपने पिता के रिमेन्स को वापस लेना चाहता था, लेकिन रियलिटी में उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। फ्रेडिस ने उसकी शिप्स देखी थी और उसके लिए एक ट्रैप लगा था। मैग्नस सीधा उसमें फंस गया और उसके ज्यादातर लोग फ्रेडिस के हाथों मारे गए। इसी बीच फ्रेडिस अपने फॉलोअर्स के साथ ग्रीनलैंड के लिए निकल गई। उसने प्लान किया कि कुछ दिन हॉल्ट के बाद वो आगे मूव करेंगी अपने लोगों के लिए बिना क्रिश्चियंस के डर के रहने की जगह ढूंढने। किंग कन्यूट ने एडवर्ड को बाहर स्ट्रोल पे ले गया और उससे हाथ टू हाथ बात किया। उसने एडवर्ड से कहा कि अगर वो उसे मारना चाहता था वो पहले भी कर सकता था। उसने कहा कि एडवर्ड को अपनी माँ एमा को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ अपने बच्चों की सेफ्टी का सोचा था कन्यूट से शादी करते टाइम। इसके बाद एडवर्ड की नफरत कन्यूट के लिए कुछ हद तक कम हो गई और उसने उसे एक फादर फिगर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। हैरल जोई से इतना इंचेंटेड था कि अपने अंकल यारोस्लाव के कहने पर भी कि उसका फ्रेडिस के साथ एक बेटा है, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल में रुकने का फैसला किया। हैरल ने आर्मी बनाने के लिए काफी रिसोर्सेज जमा कर लिए थे, लेकिन वो वापस जाने को रेडी नहीं था। उससे अंदर से पता था उसके लव अफेयर का एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन उस मोमेंट में उसे फर्क नहीं पड़ता था। फ्रेडिस ग्रीनलैंड पहुंची और उसके पेरेंट्स ने उसे वार्मली वेलकम किया, जो उसे बहुत सालों बाद देख रहे थे। उसने उन्हें सब बताया जो उसके साथ हुआ था, पर एरिक द रेड सिर्फ इस बात से बहुत खुश था कि उसकी बेटी वापस आ गई थी। फ्रेडिस ने अपने पिता को बताया कि उसका ग्रीनलैंड में सेटल होने का कोई इरादा नहीं है, जिससे एरिक को थोड़ा बुरा लगा। उसका अपनी बेटी को जाने देने का कोई इरादा नहीं था और वो उसे ग्रीनलैंड में रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लीफ इसी बीच अकेले ग्रीस के कॉर्फू पहुंच गया और वहां उसकी मुलाकात कलिनिसिस से हुई, जो एक ग्रेट रिसर्चर और एकेडमिशियन था। लीफ एक पीस ऑफ पेपर लेकर आया था और उसे पता चला कि ये शायद उस मैप का हिस्सा हो सकता है जो जगह उसने अपने बचपन में देखा था। लोगों ने लीफ से कहा था कि जो पीस ऑफ लैंड उसने देखा था वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका इंट्यूशन कहता था कि वो लोग गलत हैं। गॉडविन और हैरल हेयरफुट ने फॉगबियर्ड के साथ साजिश करके उसे नींद में मार दिया। फॉगबियर्ड कन्यूट के इम्पेंडिंग डेथ का न्यूज सुन के राजा बनना चाहता था। तब गॉडविन ने भी बहुत श्रूडली खेला। उसने पहले फॉगबियर्ड को रियलाइज करवाया वो उसके साथ है और फिर हैरल से उसे मरवा दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल में रोमानोस को एक अननोन असेलेंट ने मार दिया और हैरल को मर्डर के लिए फ्रेम किया गया। हैरल के पास अपनी इनोसेंस प्रूव करने का कोई रास्ता नहीं था और उसे पता था अगर वो वहां से नहीं भागा तो मेनियाकस उसे जरूर मार देगा। हैरल को पता चला कि जोई ने उसे इसलिए सीड्यूस किया था क्योंकि उसे उससे एक बच्चा चाहिए था। रोमानोस को पता था वो उसे बच्चा नहीं दे सकता, इसीलिए उसने अपनी वाइफ को उसके सबसे ग्रेट वॉरियर को सीड्यूस करने दिया। तो बेसिकली रोमानोस को पहले से पता था कि जोई और हैरल के बीच क्या हो रहा था। एपिसोड 6 के एंड में जोई को एडल्ट्री का एक्ट कमिट करने के लिए प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए हैरल ने कोर्ट से कहा कि उसने ना सिर्फ जोई का रेप किया बल्कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उसने किंग का भी मर्डर किया था।
फ्रेडिस अपने पिता के अगेंस्ट गई जब वो डिल्यूशनल इंसान ने सब बाउंड्रीज क्रॉस कर दिया। उसने ना सिर्फ अकी उसके शिप के कैप्टन को मारा बल्कि फ्रेडिस के बेटे को भी किडनैप किया ताकि वो कभी ग्रीनलैंड छोड़ के ना जा सके। फ्रेडिस ने अपने पिता को 1-on-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज किया और एरिक का ईगो इतना बड़ा था कि उसने एक्चुअली मान लिया। फ्रेडिस ने उसे नहीं मारा लेकिन कहा कि वो ग्रीनलैंड छोड़ने वाली है अपने लोगों के साथ। एरिक ने फिर रिवील किया कि उसने उसके बेटे को किडनैप किया है और अगर फ्रेडिस ने उसे मारा तो वो हैरल्ड को नहीं ढूंढ पाएगी। बाद में फ्रेडिस की मां ने स्टिग को इन्फॉर्म किया कि एरिक पहले क्लालिड रीजन गया था और शायद उसने हैरल्ड उनके ग्रैंडसन को वहां छुपा दिया था। फ्रेडिस ने स्टिग से रिक्वेस्ट किया हैरल्ड को ढूंढने के लिए, जबकि उसने खुद अपने लोगों के एस्केप के लिए बोट और कैप्टन का इंतजाम करने का फैसला किया। इसी बीच मैग्नस ने ठान लिया था कि वो नॉर्वे का थ्रोन लेकर रहेगा और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हटा देगा। एपिसोड 7 तक ये क्लियर हो गया था कि मैग्नस को अपने पिता के लेगेसी की या अपने धर्म के सैंक्टिटी की भी परवाह नहीं थी और उसे सिर्फ पावर में इंटरेस्ट था। इधर जैसा एक्सपेक्टेड था हैरल्ड प्रिजन से भाग गया और कॉन्स्टेंटिनोपल छोड़ने से पहले उसने अपना बदला लिया और मेनियाकस को मार दिया। वाइकिंग्स वलहल्ला सीजन 3 के आखिरी एपिसोड हमें क्लिफ हैंगर पर छोड़ गया। हालांकि इसने हमें एक सेंस दिया कि वेरियस कैरेक्टर्स की जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही थी। नॉर्वे को रूल करने का फैसला करने के बाद हैरल्ड ने मैग्नस से कंट्रोल ले लिया और उसे एक सेल में डाल दिया। मैग्नस चार्ज लेने के बाद फ्रीडिस को मारना चाहता था, जैसे उसने स्वेन और क्वीन एफगिफ को मारा था, लेकिन लीफ जो जॉम्सबर्ग से वहां आया था उसने उसे रोक दिया। हैरल्ड नॉर्वे का राजा बन गया मैग्नस को जेल में डाल के, जबकि लीफ और फ्रीडिस द गोल्डन लैंड ढूंढने के मिशन पर निकल गए जहां वो अपने लोगों के साथ सेटल हो सकते थे। क्लालिड में स्टिग ने फाइनली फ्रीडिस के बेटे को लोकेट कर लिया, जो इम्प्लाई करता है कि मां जल्दी अपने बेटे से मिलने वाली थी और ये लोग उसके बाद अपने वॉयज को न्यूलैंड की तरफ कंटिन्यू करने वाले थे। लंदन में कन्यूट अपने डेथ से पहले ये समझ गया था कि हार्टकन्यूट उसके सभी बच्चों में से सबसे सेंसिबल लीडर था, लेकिन वो रियासत संभालने के लिए बहुत छोटा था। उसने हार्टकन्यूट को डेनमार्क का किंग बना दिया और हेयरफुट को उसका रीजन बनाया जब तक लड़का रियासत संभालने के लायक ना हो जाए। हेयरफुट थोड़ा हार्ट ब्रोकन था क्योंकि वो अपने आप को फ्यूचर किंग के रूप में देखता था। हेयरफुट ने अपने असली रंग दिखाए जब उसने अपने ग्रैंडफादर फोकबियर्ड को मार दिया। हेयरफोर्ड इंग्लैंड के थ्रोन पे किसी भी कीमत पर बैठना चाहता था और उसने अपने इंटेंट क्लियर कर दी थी। कैन्यूट ने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी क्वीन एमा इंग्लैंड के थ्रोन पे बैठेगी, पर कैन्यूट के डेथ के बाद गॉडविन ने हेयरफुट के साथ साजिश की और उसे लंदन ले आया। गॉडविन ने एमा से कहा था कि वो एडवर्ड को लाने वाला है जो राजा बनेगा और फिर लेडी एमा उसकी जगह रूल कर सकती थी, लेकिन गॉडविन ने एमा को धोखा दिया और अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए। एमा एक श्रीव्ड औरत थी और उसने रियलाइज किया कि ऑड्स उसके फेवर में नहीं है। उसने अपने पॉलिटिकल गेम्स को जारी रखा, ये जानते हुए भी कि एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता है। शायद एमा और हेयरफुट का एक अफेयर होने वाला है और फिर एमा उसे ब्रूटल मैनर में बैकस्टैब करने वाली है। गॉडविन ऑब्वियसली कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठेगा, लेकिन श्योरली नियर फ्यूचर में उसे पता था कि उसके बेटे जरूर इंग्लैंड में राज करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वाइकिंग्स वलहल्ला सीजन 3 देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ, एंड आई विल बी बैक।